Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel। इस वीडियो में सीसेट का 2023 के पेपर का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। ये ए शीट है, ए सेट है पेपर का और आपको जैसे पता ही है 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है। ये आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023। इन इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली पढ़ें। बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ आपका टाइम ना लगे जब आप पढ़ते हैं। देन यू विल रीड फास्ट एंड देन फिल योर रोल नंबर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेटिकुलसली। ये पैसेज हिंदी में है। पहले पैसेज हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश में, और फिर आंसर डिसाइड करेंगे। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना। 1. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। बी. देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। सी. जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। डी. जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चन में देखें कि बात है कि केंद्र का विषय है कि राज्य का विषय है, संविधान की बात है, और उसके बाद बात कितनी जनसंख्या निर्भर है, क्या उपयोग है, कितनी मांग है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब बातें जो हैं ए के अंतर्गत आती हैं। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। बाकी नदी तंत्र जोड़ने की बात नहीं है, आधिक्य वाले क्षेत्र की भी नहीं, और संकट को दूर, कृषि और उद्योग जैसे मांग कम की जानी चाहिए भी। सो ए इज द आंसर, बट इंग्लिश के बाद फाइनलाइज करेंगे। पैसेज 2, परिच्छेद 2। श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे, उससे कहीं 5% से 15% तक कम उत्पादनशील हैं। भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है।
जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अपने मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। 2. इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए. शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। बी. कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। सी. आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है, उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे निपटना है कि खाना कम में कुपोषित बच्चे हैं, सो इसका आंसर डी बनता है। आइए इंग्लिश में देखते हैं। Directions for the following 3 items. Read the following 3 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on the passages only. Passage 1. We often hear about conflicts among different states in India over river waters. Of the 20 major river systems, 14 are already water stressed. 75% of the population lives in water-stressed regions, a third of whom live in water-scarce areas. Climate change, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a state subject and not that of the Union, except for regulation of interstate rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and states. Allocating fair share of water to them requires assessment based on objective criteria such as specificities of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of the river and aquifers. 1. Which of the following statements best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders? A. A national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made. B. All river systems of the country should be linked and huge aquifers created. C. Water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created. D. To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. So A is the answer. Passage 2. और जैसा कि 2023 तक के आंसर्स को आंसर कीज से मैच कराया गया, 24 सेल्फ असेस्ड है. Passage 2. More than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15 less productive than they could be. As a result thereof, India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability,
malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. तो हमें बच्चों का नरिशमेंट बढ़ाना है और जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना है. ट्यूबरक्लोसिस भी एक है एंड अदर रीजंस आर देयर, सो द प्रोडक्टिविटी इज लेस. सो इसका आंसर जैसे कि हमने देखा था कि डी है, सो वी कम टू दैट डायरेक्टली, बट वी रीड द alternatives. A. Education system must be strengthened in rural areas. Nothing has been said. जो प्रोडक्टिविटी कम है वो हेल्थ की वजह से एजुकेशन की बात नहीं कही गई है. बी. लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर. तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात भी नहीं है बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी, देयर कॉग्निटिव एबिलिटी is less and they are ill also because 170 million work days are lost due to illness. C. For economic development, health and nutrition of only skilled workers needs special attention. D. For rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. So D is the answer. परिच्छेद 3. भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं, कम शिक्षित हैं और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमताएं हैं. इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा. यदि यह संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता. इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है. दूसरा समाधान यह है कि एक सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाएं. अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण परसेप्शन एक पूर्व शर्त है. किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं. तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता. महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है. 3. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है. ए. जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व हैं. बी. जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है. सी. किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है. तो यही कहा गया है क्योंकि किसान जो लास्ट में किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को सो इनका प्रत्यक्षण हो रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि पहले दो, क्योंकि अपने आप तो नहीं होगा, उनका परसेप्शन होना चाहिए. ये पूर्व शर्त है और सिर्फ सरकार का दायित्व है ऐसा नहीं कहा गया ए में. बी में नीतियों में परिवर्तन इस वजह से होता है ऐसा भी नहीं. सी इज द आंसर. वी विल रीड इंग्लिश. डी क्या है? चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकारों को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लाए. सिर्फ नीति होने से नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए किसान को उसके बारे में समझना जरूरी है. तो ऐसा मेंशन किया गया है. इंग्लिश में देखते हैं और ये मैथ्स के क्वेश्चन है तो आगे देखेंगे. पैसेज 3. इन इंडिया ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल and small, less educated and possesses low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation
to climate change. Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with the adaptation in climate change is paramount alongside a first mitigation response. Another solution is to have a planned or policy driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendations. Perception is necessary. अभी जो पहले दो कहे गए हैं कि पॉलिसी ड्रिवन एडेप्टेशन हो तो पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी है, ये एक रास्ता बताया गया, दिस इज वन वे। और उससे पहले था कि ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा, लॉस होंगे क्लाइमेट चेंज से, उसको कम करने के लिए तो मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन नेसेसरी क्या है? परसेप्शन इज ए नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर एडेप्टेशन। सो इसी पे एम्फेसाइज किया गया है। वेदर फार्मर्स आर एडेप्टिंग एग्रीकल्चरल practices to climate change depends on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with climate change. जब वो समझेगा, परसीव करेगा, तभी अगर पॉलिसी भी है तो उसे इम्प्लीमेंट करेगा या मिटिगेशन के लिए सोचेगा। So question 4. Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? मैक्सिमम की बात है तो हम वो सारे कैंसिल कर देंगे कि मान लीजिए पहले सारे वाइट निकलते रहे, फिर ब्लैक, रेड निकला ही नहीं, तो 9 एंड 8 हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं 9, तो इनके दो दो होंगे, एक बार में एक ही निकाल रहा है। सो इंटू 2 तो ये हो गया 18 और ये हो गया 16। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम वो पॉसिबल चीज देख लेनी है कि वो निकाल नहीं पा रहा है पेयर, पहले सारे वो हटा देने हैं केसेस। तो ये हो गया 34। अब मान लीजिए रेड में भी उसने सब रेड एक ही पैर के निकाल लिए, तो 10 और हो गए। अब जब 11वां निकालेगा तब पेयर बनेगा, तो 34 प्लस 10 44 और एक जो 11वां निकाल रहा है, तो 45 आंसर है। सो डी इज द आंसर। फिफ्थ, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स 4s and 6s only irrespective of the sequence of scoring shots. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 6 हैं, 4 हैं, 1 है, तो 1 के मान लीजिए सारे बना दिए 25, फिर 4 का एक बना दिया तो यहाँ 21 हो गए। 6 के सब अभी 0 हैं, 6 नहीं बनाया उसने कोई भी। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, पहले 4 के एग्जॉस्ट कर लेंगे और फिर 6 के। अब 4 के 2 बना दिए तो मतलब ये 4 रन थे, तो 8 हो गए, तो ये हो गया मतलब 4 इंटू 2 तो 17 आ गया। फिर उसने 3 चौके मार दिए तो यहाँ पर हो गया 13, फिर उसने 4 चौके मार दिए तो 16 हो गया और इधर बच गया 9। अब 5 चौके मार दिए 20 और यहाँ पर हो गया 5, 6 चौके मार दिए 24 और यहाँ हो गया 1। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4 के साथ, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 केस। अब हम देखते हैं कि 6 के साथ क्या करता है। यहाँ ये 0 था, 6 के साथ पहले एक छक्का मार लिया। अब 4 6 1 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहले 6 1 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर 4 6 1 तीनों के बनाएंगे। 6 का एक बना लिया तो यहाँ 19 बचेगा एक में, सब बाकी के 1 के बचे, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 के 6 के साथ, तो 19 बच गए। अब उसने 6 के 2 बना लिए तो ये 6 रन थे। अब 2 बार 6 बना दिए तो 12 रन हो गए और 12 गए तो यहाँ 13 बचे। अब 6 के 3 बना लिए तो 18 हो गए और यहाँ बचे 7। अब 6 के 4 बार बना लिए तो 24 हो गए और यहाँ बचा 1, तो ये हो गए। तो ये कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 तरीके ही हो गए, तो 11 तरीके हो गए। अब 6 4 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे
इसी में लिखते हैं कि उसने यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि वो ये अगर एक छक्का बनाना है, कोई भी छक्का नहीं है, वो तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4 की। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी आती है। अब ये 19 जो हैं 1 के हैं, तो यहाँ 4 चौक 16, तो 16 को वो उसमें 4 चौके मार सकता है, 3 चौके मार सकता है, 2 मार सकता है और 1 मार सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई? यहाँ 4 पॉसिबिलिटी हो गई, तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी हो गई। 4 पॉसिबिलिटी। यहाँ 13 में 12 है तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। 1 मार सकता है, 2 मार सकता है, 3 मार सकता है। यहाँ कितना है? 7। 7 में पॉसिबिलिटी हो गई 1 की, और यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 8 पॉसिबिलिटी हो गई है। 4 3 1 ये पॉसिबिलिटी हो गई। जब वो 6 के तो बना ही रहा है 1 2 3 4, लेकिन जो 1 वाले हैं उसमें वो 4 भी बना रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हम जोड़ देंगे 8, तो 19 आंसर आ गया। सो आंसर इज बी। 6th, there are 4 letters and 4 envelopes, and exactly 1 letter is to put in exactly 1 envelope with the correct address, and exactly 1 letter is to put. If the letters are randomly inserted into the envelopes, consider the following statements. It is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. अगर एक incorrect में गया तो obviously एक तो और मिनिमम जाएगा ही इनकरेक्ट में, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस है 4 में 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर मान लीजिए ये एक जो है यहाँ जो इस सामने वाले में जाना था, और मान लीजिए वो यहाँ चला गया, तो ऑब्वियसली इसमें जो आएगा वो गलत ही होगा। तो मिनिमम एक तो हो ही नहीं सकता, 2 होंगे, तो ये तो गलत है। देन देयर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can go into correct envelopes. अगर करेक्ट में जा रहे हैं 2 letters तो 4C2 होगा। अगर आप ये 4C2 नहीं लगाना चाहते, ये 4C2 will give 6, क्योंकि 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, जो कि 2 2 हो गया, 2 factorial is 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 हो गया, तो 6 आंसर आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो ओनली 2 बी इज द आंसर। लेकिन अगर आप 4C2 नहीं लगाना चाहते, तब आपको जो है देखना होगा ऐसे बना करके कि 6 पॉसिबिलिटी हैं, 2 करेक्ट में जाएं। तो अब इन्हें जरा रब कर देते हैं। तो मान लीजिए ये करेक्ट में चला गया और ये भी करेक्ट में चला गया, तो 2 ये चले गए, या फिर ये 2 चले गए दूसरी पॉसिबिलिटी, या ये 2 चले गए तीसरी पॉसिबिलिटी, या ये 2 चले गए चौथी पॉसिबिलिटी। देन वी हैव 5वीं हो गई, इसके साथ ये चला गया बीच वाले के 5th, एंड इसके साथ ये वाला चला गया 6th पॉसिबिलिटी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये दोनों गए तो 1, ये दोनों गए तो 2, नीचे ग्रीन लाइन है ड्रॉ की हुई, देन ये ग्रीन लाइन इन 2 में 3, देन वी हैड ये दोनों 4 जो बाहर वाले हैं, देन इस ये ग्रीन लाइन जो इसके साथ है, ये फर्स्ट वन एंड थर्ड वन 5, एंड देन सेकंड एंड फोर्थ 6, ऐसे हो गया 6। तो बिना फॉर्मूला लगाए ऐसे हो गया। नेक्स्ट 7, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 86 multiplied by 87 multiplied by 89 multiplied by 91 multiplied by 95 multiplied by 96 is divided by 100। तो हम यहाँ फैक्टर कर लें, जैसे कि हम देख रहे हैं 5 इंटू 85 में भी 5 है यूनिट डिजिट, और 95 में भी 96 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको फैक्टर करके लिखें, एंड देन वी कैन सी दैट इट इज डिविजिबल बाई 100। तो यहाँ हम 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 4
तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 96 इज दिस इज 2 and 4 एंड 5 से हम 85 को कैंसिल कर सकते हैं एंड इस 5 से हम 95 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर जो है 0 होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस? तो अगर हम पावर को देखें 3 × 1 × 5 × 7 × 9, 15 × 7 × 9, तो ये है पावर। सो इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 945 आ गया। अब यूनिट डिजिट देखें तो हम ये 2 है, और यूनिट डिजिट जैसे कि हमें पता है 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 होगा, एंड 5th टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आएगा। ऐसे ही 3 के केस में हम देखते हैं 5th टाइम जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो नंबर रिपीट होता है, जैसे ये 2 आ गया। अब इसमें 3 में अगर हम करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 एंड 5th टाइम जब करेंगे रिपीट होगा, जैसे 9, 27 एंड 27 × 3 81, 81 × 3 इज 3 and 2 4। सो यहाँ भी 3 रिपीट हो रहा है। 5 में नहीं होता, पर जिस जिस केस में होता है वहां हम लेंगे। ये 4 में भी होगा, सो हम इसे इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 4 से डिवाइड कर देंगे ये देखने के लिए 2 की कितनी पावर्स हैं, जिसे हम ये नंबर आ रहा है कि नहीं, या हाउ मेनी आर देयर, सो वी कैन फाइंड आउट 2 की पावर्स कितनी हैं। तो 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स। अब एक रिमाइंडर बचा, मतलब 2 बचा। सो आंसर इज ए। अगर 2 स्क्वायर होता तो 4 हो जाता, 2 क्यूब होता तो 8 हो जाता। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 digit numbers such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1 1 1 1, then what is the value of A plus B plus C plus D plus E plus F? So ये नंबर आना है, तो इसका मतलब 1 आने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 9 2, देन 8 3, 7 4 एंड 5 6। अब रिपीट होने लगेंगे। अगर हम इसे 4 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो रिपीट होने लगेंगे। तो हम ये लेते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें सम चाहिए, ABCD की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने कहा 9 और 2 ले लिया मान लीजिए, और ये डिस्टिंक्ट हैं, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये 1 आ गया और 1 कैरी ओवर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? 9 2 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। अब ऐसी वैल्यू लें कि जो समेशन करें तो इनका समेशन 10 आएगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर हम ये ले लेंगे तो नहीं होगा। तो और 5 5 भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 होगा, 1 कैरी ओवर 1 आएगा, फिर तो 1 आना चाहिए। तो हम ऐसी डिजिट ले सकते हैं कि कैरी ओवर जोड़ करके 1 आ जाए। और इन दोनों का तो हम लेते हैं, मान लीजिए 6 3 9 हो गया, तो हम ले लेते हैं 6 4। कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो 9 2 की थी। अब ऐसे कि कैरी ओवर जोड़ के होना चाहिए, तो ये 11 हो गया। अब हमारा फिर कैरी ओवर आ गया। अब हमें ऐसे डिजिट्स चाहिए कि कैरी ओवर जोड़ के 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 7 3 और 10 हो गया, और ये जोड़ा तो 11 आ गया। तो ये डिजिट्स आ गई, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 11 और 10 21, 21 and 10 is 31. D is the answer. D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of its digits is less. What is the difference between the digit at the hundreds place and the digit at the units place of D? 3-digit number है, तो हम ले लेते हैं ABC। ABC कह दिया, एंड ABC इज अपॉन A प्लस B प्लस C। ये लीस्ट होना चाहिए, जो रिजल्ट आए वो लीस्ट होना चाहिए। तो हमें नीचे वाली क्वांटिटी को बढ़ाना है, ऊपर वाली को कम से कम लेना है। तो 3 डिजिट में 100 आती है, नीचे 1 आ गया, तो डिवीजन 100 तो हम ये तो ले नहीं सकते, 101 भी नहीं।
सो वी विल गो फॉर द वैल्यू 999 हम देख लें तो वो भी नहीं होगा, 999 अपॉन, ये तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। सो वी वोंट टेक दीज टाइप ऑफ नंबर्स। वंस की रेंज वाली जो सीरीज है, सो 199 अपॉन 9 + 9 + 1 इज 19, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। और अगर इसे 2 में हम देखें, अगर आप चाहते हैं कि हम 111 लें अपॉन 3, तो ये भी बड़ी संख्या आएगी। अब हम 2 की देख लें, तो अगर हम नंबर देखते हैं 178 अपॉन, ये हो गया 16, तो 16 1 टाइम, फिर 11 आ गया, ये 10 वाले से फिर भी ये बड़ा है, तो हमें यही सबसे छोटा मिलेगा। आप और ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द लीस्ट नंबर, तो इसका समेशन और डिफरेंस हंड्रेड्स प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, तो 9 और 1 हो गया, तो 8 आ गया आंसर। आंसर इज सी। नेक्स्ट ये पैसेज है, पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों खतरों से बचाव नहीं करते, वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। बी, एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकीय विकास हो। सी, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। डी, चूंकि भविष्य का प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं। डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। Read the following 3 passages and answer the items that follow the passages. Your answers to these items should be based on passages only. Passage 1. The emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with the terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. So 11th, which one of the following statements best reflects the crucial message conveyed by the author of the passage? A, businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in future. नहीं, ऐसे नहीं कहा गया है. It may be a one part that they are paying more या क्लोज डाउन हो जाए, बट इस पैसेज में नहीं कहा गया है. दिस मे बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी. द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द issues of climate change. C, waiting to deal with carbon emissions until technology improves
इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटेजी। ये ही मैसेज है कि हम टेरिबल चॉइस होगी कि जो हमारा फ्यूचर ट्रांजिशन है, या तो अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स चीप, और it might not leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming। मतलब हमें अभी कुछ कर लेना चाहिए, ये खतरा है, और जो बिजनेस खतरे का नहीं ध्यान करते हैं, रिस्क का, वो फेल हो जाते हैं। तो वी शुड डू समथिंग, वेट नहीं करना चाहिए। वेटिंग टू डील विद कार्बन emissions until technology improves is not a wise strategy। हमें अभी ही कुछ करना चाहिए। C is the answer। D, since future technological changes uncertain, new industries should be based on renewable energy sources। परिच्छेद 2, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है? ए, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। बी, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। सी, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। डी, पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने की कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। तो इस पैसेज में अगर देखा जाए तो ये कहा गया है कि जीवन शैली में अगर बदलाव लाएं तो समस्याएं कम हो सकती हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं या पर्यावरण से, लेकिन ये असंभव रहता है क्योंकि जो पर्सनल एफर्ट है वो नगण्य प्रभाव लाता है, तो जड़ता आ जाती है, इसलिए अकर्मण्यता आ जाती है। तो इसका मतलब बीमारी रहेगी तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पर इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। ए में बी द आंसर। परिच्छेद 3, बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ, जिसमें उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश न होने की है, जिससे एक रस खान पान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियां समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। बी, हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। सी, उपयुक्त आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जाना चाहिए। डी, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को
शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो सकता है, लेकिन हम इंग्लिश के बाद डिसाइड करेंगे। पैसेज 2, environmental problems cause health problems. Substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problems, but this idea appears almost impossible to adapt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death, literally, and yet, barring a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choice. 12th, which one of the following statements best implies the most rational assumption that can be made from the passage? A. We are likely to spend more money on cure than prevention. B. It is the job of the government to solve our environmental and public health problems. C. Health can be protected even if environmental problems go on unattended. D. Loss of traditional lifestyle and the influence of Western values led to some unhealthy ways of living. तो यहाँ ए ही आंसर है, क्योंकि अगर इनर्शिया है कि चेंज नहीं करना है लाइफस्टाइल को, और लाइफस्टाइल को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू अडेप्ट दिस, कुछ को छोड़ के यही चल रहा है, तो इसका मतलब बीमारी बढ़ेगी और वी हैव टू spend lot of money on cure. A. Passage 3. Many people are not eating the right food. For some it is simply a decision to stick with food they enjoy but which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable diseases. This in turn leads to major burden on our health care systems that have the potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritious food or a lack of affordability, leading to monotonous diets that do not provide daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious detours taking place. 13th, which one of the following statements best reflects the crux of the passage? A. The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way to poverty alleviations. B. We must place food-based nutrition at the center of our policy debate. C. Nutritional status of food should be improved by creating appropriate genetically modified crops. D. Using modern food processing technologies, we must fortify food items with required nutrient elements. So D तो नहीं कहा गया है, एंड सी भी नहीं है कि क्रॉप से हमें इम्प्रूव करना है, ना ही हमें टेक्नोलॉजी से करना है. सो एलिमिनेशन इज वर्किंग. नाउ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात नहीं है, बट ये जरूर है कि हम फूड बेस्ड न्यूट्रिशन पॉलिसी पर डिबेट करें कि जो फूड है वो अफोर्डेबल हो, न्यूट्रिशियस हो और वैरायटी में हो. एक सेम फूड जिसमें कि न्यूट्रिशन नहीं है, लगातार खाते रहना, ये सब ना हो. सो दे आर नॉट ईटिंग राइट फूड. राइट फूड खाया जाए, स्टिक विद, और नॉट हेल्दी जो है वो ना खाया जाए. और एक ये मेजर बर्डन भी कम होगा ऑन हेल्थ केयर सिस्टम्स दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो कि पुअर की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है. तो फूड सिस्टम को इम्प्रूव करना है. सो बी इज द आंसर. There are 5 positive integers p, q, r, s, t
are even and two of them are odd, not necessarily in order. Consider the following. P plus Q plus R minus S minus T is definitely even. 2p plus Q plus 2R minus 2S plus T is definitely odd. Which of the above statement is are correct? Only one, two only, both and neither. So हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसमें तीन टर्म एडिशन में P प्लस Q प्लस R, और जबकि दो ऑड है तो मान लीजिए इसमें एक ऑड है, और तो पहले हम इवन ऑड की जो कॉम्बिनेशन हैं वो लिख लें. इवन प्लस इवन, टू रिमेंबर, आप ये रिमेंबर कर लें जिससे कि ये इवन ही आता है. 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. इवन प्लस ऑड, 2 प्लस 3 ये 5 ऑड आता है. ऑड प्लस ऑड, 3 प्लस 5 8 इवन आएगा. 3 प्लस 3 6 आएगा. 1 प्लस 5 6. सब्ट्रैक्शन में देख लें क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन भी है. सो इवन माइनस इवन, 4 minus 2 even. Then we have even minus odd. Even minus odd means 6 minus 3 is 3. 6 minus 5 is 1, so odd. Odd minus odd, 9 minus 3 is 6 even. 3 minus 1 is 2 even. So ये होंगे. तो अगर हम इसमें, ये आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो आप याद करें. But if you remember then it is fast to solve the question. तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि एक इसमें से ऑड है और बाकी दो इवन है, तो इवन प्लस इवन तो इवन है, और जब उसमें ऑड जोड़ा तो वो ऑड आ गया, तो ये टर्म ऑड हो गई. अब ऑड में से, क्योंकि इसमें से एक ऑड है और एक इवन है, तो ऑड पहले ये माइनस बाहर ले लिया और एस प्लस टी हो गया ये. तो इसमें एक ऑड है एक इवन है, और ऑड और इवन का समेशन ऑड आएगा. एंड ऑड माइनस ऑड क्या होगा? इवन होगा. तो ये तो डेफिनेटली ही इवन है, तो ये तो करेक्ट है. अब दूसरे में हम क्या करें कि 2 कॉमन ले लें जहां 2 है, तो 2 ले लिया. अब क्या हुआ? P प्लस R माइनस S एंड प्लस Q प्लस T. अच्छा, इसमें अभी हमने एक देखा था, एक ऑड. इसमें दो ऑड हो तब क्या होगा? वो पॉइंट रह गया. सो मान लीजिए दो ऑड है तो इवन प्लस ऑड, ऑड आ जाएगा, तब भी ये ऑड हो गया. और तब क्या होगा? यहाँ पर एक भी ऑड नहीं होगा, ये दोनों इवन होंगे. तो इवन प्लस इवन, ये इवन हो गया. तो ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन इज, मान लो 5 माइनस 2. अगर दो ऑड है, मान लीजिए ये और ये दो ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन हो जाएगा. और फिर इवन, तो ये पूरा जो है इवन हो गया, इवन हो गया ये वाला पार्ट. और फिर ये दोनों इवन ही है, इवन प्लस इवन, तो इवन माइनस इवन विल बी इवन. तो ये तो दोनों केस में ठीक आ रहा है. अब हम यहाँ पर कर रहे थे Q प्लस T, इस तरह से ले लिया. अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक ऑड ले लेते हैं, कोई भी, इसको ऑड ले लिया, तो ये इवन प्लस इवन इवन हो गया, और इवन माइनस ऑड ऑड हो गया, और ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये इवन आ गया, इवन आ गया. और ये इसमें एक ऑड है एक इवन है, क्योंकि यहाँ हमने एक ही लिया, तो ऑड प्लस इवन ऑड हो गया, एंड इवन प्लस ऑड ऑड होगा. तो ये पहले केस में तो ठीक है. अब दूसरे केस में ले लिया हमने दो ऑड, मान लीजिए ये दोनों ऑड हैं. ऑड माइनस इवन इज ऑड, ऑड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन आ गया, और इवन प्लस ये इवन है तो इवन हो गया. तो ये सेकंड में नहीं ठीक है. सो 1 ओनली, ए इज द आंसर. 15. कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर P एंड कंपोजिट नंबर C. P प्लस C अपॉन P माइनस C. तो प्राइम नंबर जैसे कि हमें पता है 2, 3, 5, 7, हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं. सो वी टेक 2. कंपोजिट हो गया 4 अपॉन P माइनस C. P इज 2 एंड C माइनस 4. तो क्या 6 अपॉन 2, माइनस साइन की बात नहीं है, बट इट इज कमिंग इवन नंबर, कैन बी इवन, सो इट इज इवन. हम इसे
हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 11 प्लस 9, 11 प्राइम है, 9 कंपोज, 11 माइनस 9 तो क्या 20/2 हो गया, तो 10 आ गया जो कि इवन है, तो ये ठीक है। नाउ 2p प्लस सी, 2 इंटू 2 4 हो गया, एंड 4 प्लस कंपोजिट हमने 9 तो 13, ये भी ठीक है। एंड सो दो तो ठीक हो गए, तीसरे के लिए हम p को लें 3 और c को लें 9, c कंपोजिट है तो 27 आ गया, तो ये ऑड है, तो ये भी सही हो गया। So D is the answer. All the three are correct. Next is it 3-digit number ABC on multiplication with D gives this number. So ABC into D, where ABC and D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करके हम कहते हैं 3711, 1 मान लिया डी को। तो जब 1 माना तो अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है, 999 भी उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 डिजिट का नहीं बनेगा। ऐसे ही हमने अब डी को ले लिया तो ये गलत है, डी को ले लिया 2 तो ये हो जाएगा 3722। तो अगर हम इसमें, और हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 2 आए, ये बात ध्यान देनी है। तो इस केस में हम देखें कि ऐसा क्या नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब हम इसे 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 एंड 8 एंड 1 6 एंड 1, तो ये 4 डिजिट है, तो ये गलत बात हो गई। ऐसे ही हम 3 से करें, सो 3733, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो जो नंबर आएगा वो 1 2 4 एंड देन ये तो पूरा इंटीजर में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ ये हम हिट एंड ट्रायल से कर लिया, 4 रखा तब ये ठीक आ जाता है, 3744 अपॉन 4। सो दिस 9 3 एंड 6, तो इसे अगर हम ऐड करें 9 प्लस 9 18 इज द आंसर। अब आगे अगर आप चेक करना चाहें कि 5 करें तो 5 से हो जाएगा, तो 5 भी नहीं आएगा, ऐसे नंबर नहीं हमें मिलेगा। 3755 अपॉन 5 कर दिया तो 7 टाइम्स 5 एंड 1, तो अब इसको हम ऐड करें 6 एंड 13, तो इसमें 13 है ही नहीं। और अब क्या होगा कि ये हमें ऑब्वियसली एक मिल गया नंबर, सो वी कैन से इट इज 18। आगे जाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, 3766 अपॉन 6 तो 36, 1 दूनी 12 4, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी। सो वी गॉट द आंसर। नाउ 17 फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज x y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इज डिविजिबल बाई, सो हम सिंपल ले लें 1 2 3 1 2 3, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, हम इसे डिवाइड करें 7 से, तो 7 से हो गया 1 5 एंड 3 7 टाइम्स एंड 41 6 8 टाइम्स 56, तो 62 में से 56 गए 6 एंड 63 9 से, तो हम ऐसे ही देखेंगे ये 11 से भी हो रहा है, ये 11 से डिवाइड करें तो 1 टाइम देन 1 टाइम देन 1 टाइम, 21 में से 11 गए 10, तो 9 टाइम्स और 3 तो 3 आ गया। अब हम इसे डिवाइड करें 13 से, सो 1 2 3 1 2 3, 13 से डिवाइड किया 9 टाइम जाएगा क्योंकि 130 हो जाएगा तो 9 टाइम्स चला जाएगा, सो 5 एंड 51, तो 13 तिया, अब 13 तो एक बार गया तो ये भी हो गया, सो आंसर इज डी, तीनों से डिवाइड हो रहा है। 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by either cube from each side? तो 125 हैं, तो 5 by 5 क्यूब, ये हमने इसका क्यूब रूट लिया तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हम क्या करेंगे चारों तरफ से एक एक क्यूब हटा देंगे, एक लेयर ऑफ क्यूब, तो एक इधर से हटाया और एक इधर से हटाया, इधर से और इधर से,
तो ये इनसाइड ऐसे बच गया और इसी के नीचे क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ जो है ये क्यूब बन जाएगा, एक नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा, ये ज्वाइन कर देंगे। तो अब साइड से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 3 इधर से रह गया और 3 इधर से रह गई, साइड चेंज हो गई, तो 27 आंसर आ जाएगा 3 क्यूब, क्योंकि अब लेंथ ही चेंज हो गई। तो अंदर जो है वो 27 है, सो 18th का आंसर 27 हो गया। 3/3 क्यूब रह जाएगा ये, क्योंकि टॉप से भी एक निकल जाएगा, बॉटम से भी एक निकल जाएगा, हर साइड से ये एक एक कम हो जाएगा। हम 8 डिजिट numbers can be formed by rearranging the digits of the number this such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions। 8 डिजिट में ये 11 2 2 3 3 4 4 हैं, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 4 बार फैक्टोरियल 2। 19 How many distinct 8-digit numbers can be formed by rearranging the digits 11, 22, 33, 44 such that odd digits occupy odd positions and even digits occupy even positions। तो इसमें हम 8 डिजिट हैं जिसमें कि रिपीट हो रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जहां ऑड है उन्हें हम नीचे मार्क कर लेते हैं, ये ऑड है 4 प्लेसेस और यहाँ इवन है, इवन ये अबव है। तब 4 फैक्टोरियल 4 होगा, कारण फैक्टोरियल 4 होगा बिकॉज यहाँ पर अगर एक हमने रख लिया नंबर जो कि 1 1 3 3 में से कोई है तो इसकी 4 चांसेस थी, लेकिन फिर 2 सेम थी तो हम फैक्टोरियल 2 करेंगे डिवाइड। ऐसे ही बाकी 2 3 3 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस वैल्यू कम्स, इसमें ये आइडेंटिकल नंबर्स हो गए, सो वी विल डिवाइड इट बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 एंड 3 दोनों ही आइडेंटिकल हैं। इसी तरह जब हम दूसरे केस में करेंगे उसमें भी इतने ही होंगे और ये वैल्यू आती है 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से एंड 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, देन 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 6 आ गया वैल्यू, एंड दूसरे में भी 6 होगा, इवन में भी 6 ऑड में भी 6। सो ये जो है एंड का केस है, मतलब कि इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स की प्लेसिंग हो रही है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। So 6 into 6 36 is the answer. So C is the answer. 20th, AB independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone works on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday. A alone again works on Thursday and so on. Consider the following statements. The work will be finished on Thursday. The work will be finished in 10 days. So पहले 1/8 एक दिन में काम करता है A, B करता है 1/16 और C करता है एंड C है 1/12। तो 3 दिन में इतना काम होगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 48 आ गया एंड 6 + 3 + 4 मतलब 13/48 वर्क हुआ जब एक एक दिन तीनों ने काम कर लिया, 13/48। इसके बाद हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 हो जाएगा, 4 से करें तो 52/48 मतलब एक से ज़्यादा काम हो जाएगा, तो हम 4 से नहीं कर सकते, वी विल डू इट बाई 3। सो 39/48 वर्क हो गया जब 3 बार काम कर लिया। 3 बार काम का मतलब वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और उसके बाद आ गया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देन आ गया संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे तक काम कर लिया मंडे से शुरू करके 1 वीक एंड देन ट्यूसडे। अब वर्क बचा है 1 - दिस, तो एलसीएम ले लिया 48
and 48 minus 39 is 9. So ये बचा 3/16, 3/16 हो गया, वर्क बचा हुआ है। और अगर हम पहले दो को जोड़ें, मतलब कि 1/8 प्लस 1/16, तो एलसीएम 16 हो जाएगा और 2 + 1 3/16 आ जाएगा। तो 2 दिन और काम होगा। तो मीन्स ट्यूसडे तक ये हो गया था एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो ये थर्सडे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दिन कितने हो जाते हैं? 9 दिन तो ये हो गए और 2 दिन ये हो गए, 11 डेज हो जाते हैं। तो ये 10 डेज गलत है। सो ए इज द आंसर।